कर ले। भाई हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस व्लॉग में आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग माय होल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस हेयर इन न्यूजीलैंड। सो लेट्स स्टार्ट माय जॉयफुल बेबी बर्थ स्टोरी। मेरी डिलीवरी इन टोटल अराउंड 7 आवर्स में हो गई थी। यहाँ आई एम talking about from the time actual labor pain started to the actual baby birth, not the total duration of the procedure, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में एक दिन पहले ही एडमिट हो गई थी। और जो पेन्स थे मुझे इंड्यूस दिए गए थे 7th ऑफ नवंबर मॉर्निंग से। वो इसलिए क्योंकि मेरी डॉटर 39 वीक्स में ही हुई है। मुझे नॉर्मल पेन्स नहीं आए थे। ऑब्वियसली जो नॉर्मल पेन्स होते हैं वो 40 वीक्स के बाद अपने आप आते हैं। सो मुझे 39 वीक्स में इंड्यूस इसलिए कर दिया गया था क्योंकि आई हैड सम लास्ट मिनट कॉम्प्लिकेशंस, like my blood pressure was a little elevated and some blood reports also didn't come normal. So the doctors decided कि delivery जल्दी कर दी जाएगी नेक्स्ट डे ही, टू अवॉइड टू रूल आउट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। मैं हॉस्पिटल में 6 नवंबर को एडमिट हो गई थी मेरी रेगुलर चेकअप के बाद, जो कि मेरी मिडवाइफ के साथ था। ब्लड प्रेशर चेकअप और वो दैट केम अ लिटिल एलिवेटेड। तो उसके बाद इमीडिएटली मुझे मिडवाइफ ने बोल दिया था कि टू गो टू द हॉस्पिटल। सो अराउंड 9 AM मुझे मुझे फर्स्ट डोज दे दी गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, जिसका मुझे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। आई कुड नॉट फील द पेन आफ्टर द फर्स्ट डोज। तो मुझे हल्का हल्का पेन्स मेरी थर्ड डोज के बाद आने चालू हो गए थे। एंड आफ्टर द फोर्थ डोज मुझे और मेरी जो जनरल हॉस्पिटल मिडवाइफ थी, वी हैड टू एक्चुअली डिसाइड वेदर टू टेक द नेक्स्ट डोज और नॉट, क्योंकि ऑलरेडी फोर्थ डोज के बाद इतना इस लेवल का मुझे पेन होना चालू हो गया था कि मुझे लगने लगा था जैसे कि लेबर इस्टेब्लिश हो गया है। सो वी स्टॉप देयर, वी वेटेड फॉर सम टाइम। देखने के लिए हमने सोचा हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि अगर ज़रूरत लगेगी देन शी विल गिव मी माय नेक्स्ट डोज। जो मेरी हॉस्पिटल की मिडवाइफ थी, शी वाज रियली हेल्पफुल। शी गेव मी 2 हॉट वाटर बैग्स एंड उसके हाफ एन आवर के बाद ही जो मेरा वाटर था वो ब्रेक हो गया था। सो वी वर गुड टू गो। जब मेरा वाटर ब्रेक हो गया तो उसके बाद मुझे मेरा रूम शिफ्ट कर दिया गया था। आई वॉज टेकन इन टू द लेबर रूम। लेबर एस्टेब्लिश हो गया था, मुझे शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद मैंने एपिड्यूरल के लिए रिक्वेस्ट करी थी। आई टुक एपिड्यूरल क्योंकि मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी पेन की। सो आई डिसाइडेड टू टेक एपिड्यूरल एज वेल दिस टाइम। होता क्या है एपिड्यूरल में लेने के बाद कि आप सुन पड़ जाते हो, यू कैन स्टिल फील द कॉन्ट्रैक्शंस, बट जो इंटेंसिटी होती है कॉन्ट्रैक्शंस की वो कम हो जाती है। पेन थोड़ा कम महसूस होता है, बट महसूस ज़रूर होता है। यू कैन स्टिल फील द कॉन्ट्रैक्शंस कमिंग एंड गोइंग, क्योंकि डॉक्टर्स ये बोलते हैं एंड इट इज़ प्रैक्टिकली राइट कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्शंस फील ही नहीं होंगी तो हाउ विल यू नो व्हेन टू पुश एंड व्हेन नॉट टू पुश, जो कि बहुत ज़रूरी होता है तो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी।
तो अराउंड 11 और 11:30 मेरा जो सर्विक्स था वो 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। और उसके बाद जो मेरी एनरोल्ड मिडवाइफ थी उसको फ़ोन कर दिया गया, उसे बुला लिया गया था, और उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। Beautiful. So cute. Mila baby. छोटी सी नूजी वाला बेबी। वाह मिला बेबी, मिला बच्चा। Kanshan. You did amazing. Awesome. And I'm feeling her abdominals and it all looks fine. And here, what I'm feeling. अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ का, न्यूजीलैंड का हेल्थ सिस्टम प्रेगनेंसी के टाइम पर जो होता है। आपको पता, द मोमेंट आपको पता चलता है प्रेगनेंसी का, आपको एक मिडवाइफ के साथ एनरोल करना होता है, जो कि यहाँ के हेल्थ सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी मेन केयरर होती है, जिसे एलएमसी भी कहते हैं, लीड मेन केयरर, जिसे एलएमसी भी कहते हैं, लीड मेन केयरर। आपकी लीड केयरर जो सारे रेगुलर चेकअप्स करती है एंड रेफरल्स भी देती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड के लिए या फिर कोई भी रिलेटेड ब्लड टेस्ट्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए जो आपकी मिडवाइफ होती है वही रेफरल्स देती है, और जनरल चेकअप भी वही करती है आपका रेगुलरली। यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, बट उनकी मोस्टली प्रेगनेंसी में तभी ज़रूरत पड़ती है जब देयर इज़ अ नोन हेल्थ कंडीशन, जैसे कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन हो आपको, या फिर इवन प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन सामने आ जाए या हो जाए जिससे एक आपकी प्रेगनेंसी में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो उस लेवल पर गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है आपकी प्रेगनेंसी में। अदरवाइज़ जो आपकी मिडवाइफ होती है, एज आई सेड, शी इज़ द लीड मेन केयरर, तो वही आपको ओवरलुक करती है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी एंड इवन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जो आपकी मेन डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी मिडवाइफ पर ही होती है। सो द मोमेंट जैसे मेरी डिलीवरी होने वाली थी, उस टाइम पर मिडवाइफ को, मेरी जो मिडवाइफ थी एनरोल्ड, उसको फ़ोन कर दिया गया था, एंड शी वॉज देयर इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर। जब तक वो नहीं आई तब तक देयर वर हॉस्पिटल जनरल मिडवाइफ्स जो कि मेरी टेक केयर कर रही थी। अनलेस डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, आपकी मिडवाइफ ही डिलीवरी करती है। हर सिटी के अकॉर्डिंग अवेलेबल मिडवाइफ्स की लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होती है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, सो दैट यू कैन डिसाइड एंड चूज़ योर एलएमसी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ, बेबी डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी 1 मंथ तक आपकी जो मिडवाइफ होती है स्टिल आपके घर पर आती है। देयर आर लाइक 4 विजिट्स विद इन अ मंथ, 1 विजिट ईच वीक टू गिव यू पोस्ट नेटल केयर, यानी कि लाइक आपके जो पोस्ट डिलीवरी चेकअप्स करने के लिए आपकी मिडवाइफ आपके घर पर आती है फॉर टिल अराउंड 1 मंथ। आई थिंक मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा if you are planning to have a baby in New Zealand, or even if you are planning to move to New Zealand from any other countries. बाकी फिर भी और कुछ किसी को पूछना हो तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एज फार एज आई नो। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको लगे कि किसी को प्रेगनेंसी इन न्यूजीलैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उनके साथ। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन लाइफ इन न्यूजीलैंड। जिन लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड सी यू अगेन लेटर।